आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है पीपल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैव ट्रेट। इसमें ऑप्शंस हैं एडजस्टेबल टू सोसाइटी, इनफ्लेक्सिबल एंड मैलएडेप्टिव, फर्म सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अब पीपल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैव ट्रेट, तो इसमें सारे जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। सिर्फ ऐसा ही है जिसमें नहीं हो सकता, वो ये है इनफ्लेक्सिबल एंड मैलएडेप्टिव। जो भी पेशेंट जो हमारे पास पर्सन आएगा जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसमें होगा वो इनफ्लेक्सिबल होगा और मैलएडेप्टिव उसका बिहेवियर हमारे पास आएगा। एडजस्टेबल टू सोसाइटी, तो ये तो वही है कि जो है वो मेंटली और फिज़िकली या जो उसकी साइको सोशल हेल्थ होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। फर्म सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी यही बता रहा है कि वो हेल्दी है। और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी हम यही बताएंगी कि वो अगर उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ठीक है, साइकोलॉजिकली जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो वो हेल्दी है। सो इसका जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है बी, इनफ्लेक्सिबल एंड मैलएडेप्टिव। देन आता है व्हेन इंटरव्यूइंग एनी क्लाइंट विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर द नर्स वुड असेस विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं एबिलिटी टू चार्म एंड मैनिपुलेट पीपल, डिज़ायर फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डिस्ट्रप्शन इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ, इंक्रीज नीड फॉर द अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है डिस्ट्रप्शन इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। अब अगर हम देखें, हम क्या बात करें कि हम किसी पेशेंट का जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब नर्स ने असेस क्या करना है। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो उसमें क्या आ रहा है कि एबिलिटी टू चार्म एंड मैनिपुलेट पीपल, ठीक है, ये हमारे पास नहीं आ सकता। दूसरा है डिज़ायर फॉर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम देखें डिस्ट्रप्शन आ रही है उसकी लाइफ में, यानी कि यहाँ पे क्या है कि वो डिस्टर्ब है किसी ना किसी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के, वो डिस्टर्ब है। उसकी वो पर्सनल हेल्थ भी हो सकती है, उसकी सोशल लाइफ भी हो सकती है, उसकी जो है वो इंटरपर्सनल लाइफ भी हो सकती है। और अगर हम डी देखें तो इंक्रीज नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, ये भी एक हेल्दी पर्सन में होता है, ठीक है। तो जब भी हम एक नर्स जो है वो इंटरव्यू करेगी और अगर उसे किसी भी एस्पेक्ट में उसकी लाइफ में डिस्ट्रप्शन मिलती है, यानी वो बोलता है कि मैं अपने डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, मैं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि ये हमें बताएगा कि पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। Then clients with the schizotypal personality disorder are most likely to benefit from which of the following। अब यहाँ पे हम बात करें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, और वो टाइप कौन सी हमारे पास स्किज़ोटाइपल। अब वो बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सी है, ठीक है, जो कि क्या होगी कि बेनिफिट होगी किसके लिए, स्किज़ोटाइपल जो हमारे पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पर्सन होगा उसके लिए। अब इसमें जो हमारे पास आती है, पहली आ रही है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, इम्प्रूविंग कम्युनिटी फंक्शनिंग, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड टीचिंग सोशल स्किल्स। अब जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि वो ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, ठीक है। मतलब वो उसकी पर्सनल हेल्थ तो सही होती है पर वो अपने सोशल एक्टिविटीज़ में, अपनी इंटरपर्सनल और सोशल जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हमने इस पेशेंट जो होगा, जो इस डिसऑर्डर के साथ होगा, हमने बेसिकली उसकी कम्युनिटी फंक्शनिंग जो वो इम्प्रूव करनी है। इसका आंसर बी है, ठीक है। उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये हमें किसने में देखने को, हम किस में उसको देंगे, ठीक है। तो इसमें टीचिंग सोशल स्किल्स भी हो सकता है, पर हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बुक में भी जो है वो यही लिखा हुआ है कि इम्प्रूव करेंगे हम कम्युनिटी फंक्शनिंग को उसकी, ठीक है। देन हमारे पास आता है व्हेन वर्किंग विद अ क्लाइंट विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर द नर्स वुड यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज। अब है चीयरफुल, फ्रेंडली, मैटर ऑफ फैक्ट एंड सपोर्टिव। अब जो नार्सिसिस्टिक जो पेशेंट होता है ना, ठीक है, उसके लिए हमें मैटर ऑफ फैक्ट यूज़ करना है। उसकी जो हमारे पास अप्रोच आएगी वो मैटर ऑफ फैक्ट की आएगी। चीयरफुल भी नहीं होगी, फ्रेंडली भी नहीं होगी, और सपोर्टिव भी हम जो है वो अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। आगे आते हैं कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब आपके पास एक क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना था सब्जेक्टिव में, कि हम जो है वो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं। उसमें से एक जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं वो है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, ठीक है। और इस कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक जो है उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने जो है
इसमें हम लोगों ने जो है उसकी रिलैक्सेशन टेक्निक जो है हम इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक में, ठीक है। क्योंकि डी कैटास्ट्रोफाइजिंग में क्या होता है, बेसिकली हम पेशेंट को जो है वो ये अलाउ कर रहे होते हैं कि वो अपनी इमोशंस में जो है जो भी वो इमोशनली फील कर रहा है वो हम अपनी इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करे, इमोशंस को वेंटिलेट करें, ताकि जो है वो क्या करे कि वो बेटर फील करे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में भी ये होता है कि वो अपने आप से बात करे, अपने आप को बताए कि अच्छा मेरी इसमें हम उसकी पेशेंट की अचीवमेंट्स को देख सकते हैं कि पेशेंट ने क्या अचीव किया, हम उसको वो बताएंगे तो उसके थ्रू जो है वो हम उसकी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और रीफ्रेमिंग में क्या होता है कि बेसिकली हम उसकी जो है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जो अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आ रहा है एंटाइटलमेंट का। जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द नर्स वुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन क्लाइंट विद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें एंटाइटलमेंट हमें पता है कि जो नार्सिसिस्टिक पेशेंट होता है वो क्या, उसको हमेशा क्या होता है, वो सेल्फ अप्रेजल करता है कि उसे हमेशा हर एक चीज़ में जो है उसे अप्रेजल चाहिए होता है, वो खुद ही को अप्रेज करता रहता है कि जैसे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी ये अचीवमेंट है, मेरी वो अचीवमेंट है। तो कभी भी जब हम एक पेशेंट को असेस करना होगा, जैसे कि इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं आ जाएगी कि एंटाइटलमेंट, और भी चीज़ें आ जाएंगी, पर जो बेसिक जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक फ़ीचर आ जाता है फॉर द असेसमेंट ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आएगा, उसमें एंटाइटलमेंट देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर एंटाइटलमेंट है। देन पीपल विद द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं सस्पिशियस, इम्पल्सिविटी, स्टेबल सेल्फ इमेज एंड परफेक्शन, ठीक है। अब जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इम्पल्सिविटी, वो बहुत इम्पल्सिव होगा, हाइपर सेंसिटिव होगा वो अपनी सब चीज़ों को लेके, ठीक है। जबकि वो सस्पिशियस इतना नहीं होगा। सस्पिशियस हमें देखने को मिलेगा जो हमारे पास होगा स्किज़ोटिपल का या फिर नार्सिसिस्टिक जो पेशेंट होगा उसमें। स्टेबल सेल्फ इमेज तो जो है वो नॉर्मल भी आ सकती है, पर हमें जो है वो स्टेबल सेल्फ इमेज जो है वो कभी कभी एक जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसमें भी देखने को मिलती है, परफेक्शन ओसीडी में देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। देन आता है पीपल विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आर प्री ऑक्यूपाइड विद। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि ओसीडी का जो पेशेंट है, ठीक है, उसमें हमने देखना है। अब ऑप्शंस हैं ऑर्डर लाइननेस एंड ओपननेस, ऑर्डर लाइननेस एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, परफेक्शन एंड इंसेंसिटिविटी एंड एफिशिएंसी बट फंक्शनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आएगा ऑर्डर लाइननेस और ओपननेस, ठीक है, जो कि इसका आंसर आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो पेशेंट होते हैं ओसीडी के साथ वो ऑब्सेस्ड, अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं कि ऑब्सेशन और कंपल्शन, दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, कि वो ऑब्सेस भी होते हैं और कंपल्सिव भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि वो ऑर्डर लाइननेस उनमें एक करेक्टरिस्टिक आ जाती है और दूसरी ओपननेस आ जाती है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो उसमें ऑर्डर लाइननेस और इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनफ्लेक्सिबल ये लोग होते हैं, पर ये कहीं ना कहीं अपने इंटरपर्सनल लाइफ को लेके अपनी सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब कि ये अपने इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो अपने रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं स्टेबल कर लेता होता है। परफेक्शन एंड इनसेंसिटिविटी, तो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि वो सेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी की बात हो रही है, जबकि ये काफ़ी सेंसिटिव पेशेंट होते हैं ओसीडी के, क्योंकि हर चीज़ में ये ऑब्सेशन होती है, इनको कंपल्शन होती है, तो ये सेंसिटिव होते हैं। एफिशिएंसी बट फंक्शनल इम्पेयरमेंट, अब ये भी बात नहीं है, जितने जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं वो जितने परफेक्शन उन्हें चाहिए होती है वो उस काम को करने में वो उतने ही ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, ठीक है, फंक्शनली इम्पेयर नहीं होते हैं वो। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ऑर्डर लाइननेस और ओपननेस का आता है। देन आता है कि स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है एक्सेंट्रिक बिहेवियर, मैलअडैप्टिव बिहेवियर, फंक्शनल डिस्ट्रेस, कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आता है जो सही है वो है एक्सेंट्रिक बिहेवियर का, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी, ऊपर अगर हम देखें स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी की जो हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि हमने क्या उसमें यूज़ करना होता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो टेक्निक है, हम इम्प्रूविंग जो फंक्शनिंग कम्युनिटी फंक्शनिंग है, हम उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं,
ठीक है, स्किज़ोटाइपल में। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो करेक्टराइज किससे होते हैं, अपने एक्सेंट्रिक बिहेवियर से। ठीक है, मैलअडैप्टिव बिहेवियर इनका नहीं होता, ना ही फंक्शनल डिस्ट्रेस होता है इनको कोई, और कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन भी इनमें इतनी देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत एक्सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये करेक्टराइज हम इनको एक्सेंट्रिक बिहेवियर से कर सकते हैं। जिस तरह से हम एंटाइटलमेंट को हम बोलते हैं कि वो हमें नार्सिसिस्टिक में देखने को मिलता है, ओसिटी में हम लोगों को जो है वो परफेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी के अब क्वेश्चन आता है, तो उसमें आता है कि पीपल विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफन अपीयर ग्लिप एंड चार्मिंग बट आर। ठीक है, अब ऑप्शंस हमारे पास हैं इसमें कि इंटरपर्सनल डेफिसिट, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इनसेंसिटिव एंड अनस्टेबल सेल्फ इमेज। देन आगे आ रहा है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज बाय ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो नार्सिसिस्टिक में क्या आ जाता है, सब आ जाएंगे एक्सेप्ट वन, जो कि हमारे पास क्या है कि इंटरपर्सनल कंट्रोल। ठीक है, जो कि इनमें नहीं होता। बाकी लैक ऑफ एम्पैथी हमें देखने को मिलती है। ग्रैंडियोसिटी जो कि हमने बात की कि दे आर ऑलवेज लाइक टू बी अप्रेज देयर सेल्फ। ठीक है, और नीड फॉर एडमायरेशन इनको चाहिए होती है। एंटाइटलमेंट, ठीक है, लैक ऑफ एम्पैथी और इंटरपर्सनल कंट्रोल इसका जो है वो ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंग इमोशन इज कॉमनली सीन इन एन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो कॉमनली सीन हमें होगा ना वो होगा फियर। ठीक है, ये इतने ज़्यादा एंटी सोशल रहते हैं कि ये हमेशा, और एंटी सोशल में इनकी जो बेसिक वजह आती है वो ये आती है कि ये हमेशा एक फ़ियर होता है इनके माइंड में। और फियर क्या होता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है कि इनको लगता है कि कहीं कोई हम पे हमला ना कर दे, कहीं जो है वो हम अगर हम किसी से जो है वो अपने जो है वो कम्युनिकेशन अब जो है वो बेटर करें तो कहीं हमारी वो हमें जो है वो इस चीज़ से नुकसान ना पहुंचा दे। अगर हमारा किसी से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो तो कहीं वो हमें जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे। तो दे आर ऑलवेज इन द फीलिंग ऑफ फियर। ठीक है, देन आगे आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म गोल फॉर द क्लाइंट हु ट्राइज टू मैनिपुलेट अदर्स वुड बी टू। अब शॉर्ट टर्म गोल हमारे पास क्या आता है, किसके लिए, फॉर द क्लाइंट हु ट्राइज टू मैनिपुलेट अदर्स वुड बी टू। अब हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो क्या आते हैं कि एक्नॉलेज ऑन बिहेवियर, एक्सप्रेस फीलिंग वर्बली, स्टॉप इनिशिएटिंग आर्ग्यूमेंट्स, सस्टेन लास्टिंग रिलेशनशिप। इसमें जो हमारे पास आता है ऑप्शन वो एक्नॉलेज ऑन बिहेवियर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आता है कि ये शॉर्ट टर्म गोल हमारे पास आता है, क्योंकि अब ऐसा पेशेंट है जो कि दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा दूसरों को मैनिपुलेटिव जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ट्राई ये करना है कि हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि हम उसको ये बताएं कि पहले वो अपने बिहेवियर को देखे। ठीक है, अपने आप को देखे, अपने अंदर जो है वो मैनिपुलेशंस जो है वो लेके आए, अपने अंदर जो है वो चेंजेस लेके आए। ठीक है, देन वो किसी और को जो है वो ट्राई करे, या देन किसी दूसरे को पॉइंट आउट करे कि या उसको मैनिपुलेट करे। ठीक है, विच विल हेल्प टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसका जो है वो आंसर ए एंड सी था, यानी कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन और रोल मॉडलिंग, ये दोनों हमारे पास। अब थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो कि हमें पता है कि जो है वो नर्स और क्लाइंट की एक जो है वो एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, और ये एक तो इम्प्रूव करेगी, और दूसरा रोल मॉडलिंग। अब रोल मॉडलिंग में पता है कि ये क्या होता है कि एक हमारे पास टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को उस सिचुएशन में नहीं लेके आते, बल्कि उसको जो है वो थ्रू मॉडलिंग, यानी कि हम उसे जो है कोई हम उसे कोई प्ले दिखा देंगे उसके थ्रू, या हम जो है जैसे बच्चे होते हैं हम उनमें करते हैं कि हम उनको डॉल्स वगैरह देते हैं, हम उनसे उनको जो है वो करते होते हैं। या फिर क्या होगा कि उसको जो है कोई सिनेरियो क्रिएट करेंगे, लेकिन उसको उस सिनेरियो में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, बस उसको जो है वो उसी की सेंस के मुताबिक उसका वो सिनेरियो बनाएंगे। ठीक है, और उसको जो है वो बात समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें क्या आ जाएगा कि इम्प्रूव करना है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, तब सिनेरियो हम क्या बनाएंगे कि हम कहेंगे कि जैसे कि हम ये कहेंगे कि जो है देखो कि एक पेशेंट था, ठीक, एक पर्सन था। ठीक है,
वो अलग अकेला काम कर रहा था और उसको मुश्किल हो रही थी। जैसे ही उसने दूसरे पर्सन से जो है वो दोस्ती की, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसने जो वो काम कर रहा था उसको करने में उसको आसानी होगी, उसको मदद मिल गई। तो इससे वो क्या होगा, मोटिवेट होगा और वो कहेगा कि हाँ शायद मैं भी जो है वो इस तरह से अपना अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से स्ट्रॉन्ग करूँ तो मेरी भी हेल्प हो सकती है। तो इसका ए और सी आंसर है। देन इस 17 को पहले देख लेते हैं। उसमें है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाय। इसका हमारे पास जो आंसर है वो है सबमिसिव बिहेवियर। डिपेंडेंट से पता चल रहा है कि जो डिपेंडेंट होगा वो हमेशा सबमिसिव रहेगा, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता अपनी नीड्स को लेके, अपनी सोशल लाइफ को लेके, ठीक है। तो सबमिसिव बिहेवियर इसका आंसर है। अब नेम इफेक्टिव थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसका जो आंसर था, मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ पूछी हुई थी, काफ़ी बच्चों ने सही भी लिखा है और कुछ ने जो है वो स्ट्रेटजीज़ मेन नहीं बताई हैं, उन्होंने दरमियान में से इंटरवेंशंस बता दी हुई हैं। इसमें हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज बेसिकली आती हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक आएगी, नंबर 2 पे जो हमारे पास आएगी वो आएगी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और नंबर 3 पे आ जाएगा डी कैटास्ट्रोफाइजिंग, ठीक है। ये हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा बच्चे अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा, मैं उसको एलेबोरेट कर दूँगी। क्योंकि पिछली जो हमारी डिस्कशंस हुई थी उसमें आपने कहा था कि हम जो है वो आपको बता दिया करेंगे कि किस में मसला है, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। लेकिन इस बार तो वैसे ही हमारा जो है वो रमज़ान की वजह से जो है वो डिस्कशन वैसी नहीं हो पाई है। पर अभी भी मैंने कोशिश तो ये की कि शॉर्ट होता कि आप सुन भी लो। पर अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज़ जो है वो समझ ना आ रहा हो या उसका आंसर आपको लग रहा हो कि ये नहीं वो होना चाहिए था, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है बच्चे। यहीं पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं इस डिस्कशन को। और एक और बात की, जो मैंने आपको हमारा 3rd यूनिट था उसके एमसीक्यूज़ बच्चे काइंडली जो है इंटरवेंशंस और कल्चरल कंसिडरेशन वाले थे वो ज़रूर जो है वो अटैम्प्ट ज़रूर करो एक बार, ताकि आपको पता हो कि वो किस तरह से बने हुए हैं। क्योंकि मैंने पास्ट पेपर्स में आप लोगों के देखा था कि इंटरवेंशंस के जो है वो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से इंटरवेंशंस को जो है वो लिखना है। तो आप एक बार सॉल्व